वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म में होता है। तो मैंने एक क्वेरी सॉल्व करवाई थी, तो शायद वो डबल कन्फ्यूज़न हो गया उसमें, तो मैं अगेन वो क्वेरी सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ पे कि जो टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का एम्ब्रियो सेक होता है उसमें टाइप 5 होता है ड्रूसा। ड्रूसा में किस तरह से डॉटर न्यूक्लियस अरेंज होते हैं। तो मैंने कल बताया था कि जो चैलेजल साइड होती है वहाँ पे 3 डॉटर न्यूक्लियस होते हैं और माइक्रोपाइलर साइड पे 1 डॉटर न्यूक्लियस होता है। तो ये कंप्लीट जो डॉटर न्यूक्लियस है वो एक ही एम्ब्रियो सैक में है या एक ही मेगास्पोर में है, इसलिए इसे बोलते हैं सीनोमेगास्पोर। ठीक है, अब यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट माइटोसिस होगा। तो देखना यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 डॉटर न्यूक्लियस था। अब फर्स्ट माइटोसिस जब होगा तो 3 से होंगे 6 डॉटर न्यूक्लियस और माइक्रोपाइलर साइड पे 1 से 2 डॉटर न्यूक्लियस। और जब माइटोसिस सेकेंड होगा तब 6 से तो होंगे 12 और 2 से होंगे 4 डॉटर न्यूक्लियस। अब देखना यहाँ से इनमें रीअरेंजमेंट और जब वॉल फॉर्मेशन होता है तब इन 4 में से 1 डॉटर न्यूक्लियस मिडिल में आ जाता है पोलर न्यूक्लियाई बनाने के लिए और इधर से 1 न्यूक्लियाई आ जाता है पोलर न्यूक्लियाई बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सेल्स होंगी? 11। एंटीपोडल सेल्स कितनी होगी? 11। और ये होगा पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पे होगा एग एपरेटस। और इस तरह ड्रूसा टाइप में रीअरेंजमेंट और वॉल फॉर्मेशन होता है। फिर कल हमने क्या पढ़ा था? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो वो कौन कौन से थे? पहला, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से संलयन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने एंजियोस्पर्म में लिलियम नामक प्लांट में की थी। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एंथर में बनते हैं और फीमेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक में बनते हैं। और फिर उनके बाद में जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके चिपकता है या स्टिग्मा पे स्थानांतरित होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। फिर पोलिनेशन के बाद में होता है फर्टिलाइजेशन। तो जब आपको पता है कि 2 मेल गैमेट होते हैं जो पोलन ट्यूब में होते हैं, ठीक है। अब पोलन ट्यूब में से 1 मेल गैमेट जब एग सेल से संलयित होगा तो वो बनाएगा जाइगोट और दूसरा मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई से संलयित होता है तो वो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो जाइगोट वृद्धि करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और जो पोलर न्यूक्लियाई में जो मेल गैमेट फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है वो बनाता है एंडोस्पर्म, जो वृद्धि होते हुए एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। फिर मैंने बताया था कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी वो कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिला था। अब देखो मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे कि इस डबल फर्टिलाइजेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट मैंने कल पढ़ाया था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो मैंने बताया था कि जो स्टिग्मा होती है वो ग्राही स्थल होती है और श्लेष्मा युक्त होती है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम युक्त होती है और उस पर नमी पाई जाती है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्थानांतरित होता है
तो वो वहाँ की नमी को अवशोषित करके आयतन में वृद्धि कर लेता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से उसके इंटाइन में उपस्थित जर्म पोर के माध्यम से वो जर्म ट्यूब का निर्माण करता है और ये जर्म ट्यूब आगे जाके पोलन ट्यूब में वृद्धि करती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग इनकी लेंथ होती है। तो सबसे लंबी लेंथ इसकी किस में होगी, मेज़ में या मक्का में, और सबसे कम लेंथ होगी इसकी बिग्नोनिया में। ठीक है, अब देखो मैंने ये भी बताया था कि इन पोलन ट्यूब की लेंथ भी स्पीसीज स्पेसिफिक होती है और इन पोलन ट्यूब की नंबर भी स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, जिसके आधार पे मैंने आपको कल बता दिया था। अब फिर आपके सेकंड स्टेप था स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो मैंने बताया था कि जर्म पोर से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। तो ये जो पोलन ट्यूब होती है इसमें जो समस्त अंतर वस्तुएं होती है ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन के जैसे ये जर्म पोर था तो जर्म पोर से पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ। तो इसमें उपस्थित जो समस्त अंतर वस्तुएं थी वो कहाँ आ जाएगी, पोलन ट्यूब के अंदर, और पोलन ट्यूब में कुछ विशिष्ट प्रकार के संरचनाओं का निर्माण हो जाता है जिन्हें बोलते हैं केलोज प्लग। ये केलोज प्लग इन अंतर वस्तुओं को सीमित करने का कार्य करता है और जब पोलन ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होती है तो ये केलोज प्लग थोड़े थोड़े अंतराल पे पाए जाते हैं, जिससे ये पोलन ट्यूब कई खंडों में डिवाइड हुई दिखती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, इस पोलन ट्यूब में होते हैं दो तो मेल गैमेट और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। जो मैंने बताया था आपको कि जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है उस स्टेज में बताया था कि कौन कौन से, एक तो जर्म ट्यूब होता है, जर्म न्यूक्लियाई होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, तो वो यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन सेल्स होंगी और उसके अलावा समस्त अंतर वस्तुएं होंगी। अब आप देखना जो ये पोलन ट्यूब है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी किस में होगी, मेज़ में ही होगी, क्योंकि मेज़ की जो स्टाइल होती है वो सबसे बड़ी होती है तो उसको ज़्यादा मार्ग तय करना पड़ता है। अब देखना कि ये जो पोलन ट्यूब है इसका अग्रभाग अर्धचंद्राकार होता है, इसे कैप ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और केप ब्लॉक वाले रीजन में या इस अर्धचंद्राकार रीजन में वैक्यूल्स ज़्यादा पाई जाती है, कोशिकांग कम मात्रा में पाए जाते हैं और पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो ये केप ब्लॉक वाला रीजन होता है इससे जस्ट ऊपर वाले रीजन के अंदर सभी कोशिकांग जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि ये डिवीज़न कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलन ट्यूब की लेंथ है ये बाह्य फैक्टर्स पे भी निर्भर करती है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ ज़्यादा होगी और अगर टेम्परेचर कम है तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी कम होगी। तो मैंने फेवरेबल या अनुकूलित वातावरण क्या बताया था कि 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर होगा तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी कम, और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो उसकी ग्रोथ होगी अधिक। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रॉफिक या हाइड्रोट्रॉफिक होती है, मीन्स जिस दिशा में इसको जल या केमिकल से उद्दीपन मिलेगा ये उसी दिशा में मुड़ जाती है, और अगर इसे उद्दीपन नहीं मिलता तो ये उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, और कंपेटिबिलिटी भी इस बात पे निर्भर करती है कि जो एम्ब्रियो सेक है वो कितना % उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो कंपेटिबिलिटी पे भी डिपेंडेंट होता है कि इसकी ग्रोथ कितनी होगी। ठीक है,
तो सेकंड मैंने पढ़ाया था इसमें, सेकंड था स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। आज मैं पढ़ाऊंगी पाथ या वे ऑफ पोलन ट्यूब। तो जर्मिनेशन के बाद में वृद्धि करती हुई पोलन ट्यूब स्टिग्मा के पेपिलामय उभारों से, कौन से? पेपिलामय। तो जर्मिनेशन के बाद में पोलन ट्यूब स्टिग्मा के पेपिलामय उभारों से गुजरती हुई स्टाइल से वृद्धि करते हुए आगे बढ़ती है। या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब बनती है। तो पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के बाद में यह स्टिग्मा के पेपिलामय उभारों से गुजरती है। उसके बाद में यह स्टाइल के उत्तकों से, स्टाइल में उत्तक होते हैं, ठीक है, स्टाइल के उत्तकों से वृद्धि करती हुई इसकी ओवेरी तक पहुंचती है, ठीक है। इस जो पोलन ट्यूब की लेंथ है वो स्टाइल की लेंथ पे निर्भर करती है। मीन्स ये जो वर्तिका वाला भाग है तो पोलन ट्यूब कितनी वृद्धि करेगी ये इस स्टाइल पे डिपेंडेंट होता है या वर्तिका पे डिपेंडेंट होता है। अगर वर्तिका ज़्यादा लंबी होती है तो पोलन ट्यूब की लंबाई भी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो जो सबसे लंबी जो पोलन ट्यूब की लेंथ होती है या सबसे लंबा मार्ग जो होता है, इसे सिंपल, जैसे कि हम पाथ एंड वे ऑफ पोलन ट्यूब पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे लंबा मार्ग कौन सा होगा कि जिस प्लांट की फ्लावर की स्टिग्मा सबसे बड़ी है वो ही पोलन ट्यूब के लिए सबसे लंबा पाथवे होगा या मार्ग होगा। तो सबसे लंबा पाथवे पोलन ट्यूब के लिए कौन सा होगा? मेज की स्टाइल का, ठीक है। मेज की स्टाइल लंबी होती है इसलिए पोलन ट्यूब का मार्ग भी लंबा होता है। और आर्जिमोन इस प्लांट में स्टाइल अनुपस्थित होती है इसलिए पोलन ट्यूब का मार्ग भी बहुत ही छोटा होगा। सबसे लंबा मार्ग कौन सा होता है पोलन ट्यूब के लिए? मेज में, क्योंकि उसकी स्टाइल की लेंथ लंबी होती है, जबकि आर्जिमोन में स्टाइल एब्सेंट होती है इसलिए मार्ग भी छोटा होगा। फिर देखना आप, ये जो ओव्यूल होता है या ओवरी होती है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। या मैं यूँ बोलूँ कि फ्लावर की स्टाइल में कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। या ऐसे समझो कि ये जो पोलन ट्यूब होती है, इस पोलन ट्यूब की लंबाई स्टाइल के आंतरिक बनावट पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो क्या होगा कि ये मार्ग कितना बड़ा है उसी के हिसाब से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप क्या है कि अगर किसी प्लांट की फ्लावर की जो गाइनोशियम होता है उसके अंदर स्टाइल की जो लेंथ होती है, उसकी जो आंतरिक बनावट होती है, उस आंतरिक बनावट पे इंटरनल स्ट्रक्चर, तो पोलन ट्यूब की लंबाई स्टाइल की आंतरिक बनावट पर भी निर्भर करती है कि इस स्टाइल की आंतरिक बनावट कैसी है, उस हिसाब से ही पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है। अब देखना आप, ये जो पोलन ट्यूब की स्टाइल होती है, इस स्टाइल में कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पोलन ट्यूब का ये वाला पोर्शन या स्टाइल होती है, इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की या स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं
ट्रांसमिटिंग टिश्यूज या प्रेक्षण ऊतक। तो मैंने पहली बात क्या बोली कि पोलन ट्यूब की लंबाई स्टाइल की आंतरिक बनावट पर निर्भर करती है और स्टाइल की जो आंतरिक बनावट है वो विशिष्ट प्रकार की सेल्स द्वारा निर्मित होती है। वो विशिष्ट प्रकार की सेल्स कौन सी होंगी? ट्रांसमिटिंग टिश्यू, जिन्हें बोलते हैं प्रेक्षण ऊतक। और प्लांट की जो स्टाइल होती है वो प्रेक्षण ऊतकों या ट्रांसमिटिंग टिश्यूज के बेस पे 3 प्रकार की इसमें स्टाइल पाई जाती है। तो मैं बोलूँ कि ट्रांसमिटिंग टिश्यूज के आधार पर जो स्टाइल होती है वो 3 टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ स्टाइल, ठीक है। फ्लावर की जो ओवरी होती है या गाइनोशियम बोलूं कि जो गाइनोशियम होता है उसके स्टाइल में कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इन विशिष्ट प्रकार की सेल्स को ट्रांसमिटिंग टिश्यूज कहते हैं। और इस स्टाइल में उपस्थित ट्रांसमिटिंग टिश्यूज के आधार पर स्टाइल निम्न प्रकार की होती है। तो प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ओपन स्टाइल, सेकंड है हाफ क्लोज्ड स्टाइल एंड थर्ड वन इज क्लोज्ड स्टाइल। तो फर्स्ट बात करूं मैं ओपन स्टाइल, तो ये किस प्रकार की होगी? देखो ये है इसका स्टिग्मा वाला पोर्शन, ये स्टाइल वाला पोर्शन और ये है ओवरी। तो इसमें देखना आप कि ये जो स्टाइल वाला पोर्शन होता है तो ये स्टाइल वाला पोर्शन नलिकाकार होता है, साथ में ही चौड़ाई में अधिक होता है। तो इसकी क्या विशेषता हुई? नलिकाकार और चौड़ा होता है। तो इस प्रकार की स्टाइल कैसी होती है कि ये नलिकाकार होती है, चौड़ाई में अधिक होती है और इसकी जो एपिडर्मल सेल्स होती है, इन एपिडर्मल सेल्स के द्वारा श्लेष्मीय पदार्थ का स्रवण होता है। तो ओपन स्टाइल कौन सी स्टाइल हो गई कि ये स्टाइल पोलन ट्यूब को चौड़ा मार्ग प्रदान करती है, ये नलिकाकार होती है और चौड़ाई में अधिक होती है। इसके अलावा ये जो स्टाइल होती है या वर्तिका होती है, इस वर्तिका की जो एपिडर्मल सेल्स है वो श्लेष्मीय पदार्थ का स्रवण करती है ताकि पोलन ट्यूब को आसानी से मार्ग उपलब्ध हो सके और वह स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंच पाए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं मोनोकोट्स। मोनोकोट्स में स्टाइल चौड़ी व नलिकाकार होती है और उसके एपिडर्मल सेल्स श्लेष्मीय पदार्थ का स्रवण करती है ताकि पोलन ट्यूब को आसानी से मार्ग उपलब्ध हो सके और वो ओवरी तक पहुंच सके। अब है आपके सेकेंड टाइप हाफ क्लोज स्टाइल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के स्टाइल में क्या होता है, कंसिडर करो ये वो स्टाइल है। इस प्रकार के स्टाइल में कोशिकाओं के द्वारा इसे बंद कर दिया जाता है या इसकी चौड़ाई कम कर दी जाती है। आप देख सकते हो कि जो पहले वाली स्टाइल थी उसमें स्पेस ज़्यादा था, वो चौड़ाई में ज़्यादा थी, लेकिन इसमें विशिष्ट प्रकार की
सेल्स के द्वारा ये जो मार्ग है उसकी चौड़ाई कम कर दी जाती है, जिसमें ये जो इन सेल्स के बीच में बचा हुआ स्पेस होता है वहाँ से पोलन ट्यूब ग्रोथ करती हुई ओवरी तक पहुँचती है। दोबारा से समझेंगे कि जो हाफ क्लोज्ड स्टाइल है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये आधी बंद प्रकार की होगी, तो इसमें क्या होगा कि जो नलिकाकार संरचना होती है या नलिकाकार स्टाइल होती है, इसे विशिष्ट प्रकार की सेल्स के द्वारा हाफ या आधा बंद कर दिया जाता है, जिससे एक संकरा या नैरो इसको मार्ग प्रदान होता है और इस बचे हुए स्थान में से ही कोशिकाओं के बीच से होती हुई पोलन ग्रेन ओवरी तक आती है। फिर इसका एग्जाम्पल है कैक्टस, ठीक है, या कैक्टस फैमिली के मेंबर्स। फिर आपके थर्ड टाइप है क्लोज्ड स्टाइल। इसमें क्या होता है कि जिस तरह फर्स्ट टाइप में वो कंप्लीटली स्टाइल ओपन थी, सेकंड में वो हाफ ओपन थी, और इसमें ये जो स्टाइल होती है वो कंप्लीटली ट्रांसमिटिंग टिश्यूज द्वारा पैक्ड होती है या अवरुद्ध होती है। इन ट्रांसमिटिंग टिश्यूज के द्वारा ये स्टाइल कंप्लीटली अवरुद्ध या पैक्ड होती है, जिसके कारण पोलन ट्यूब आसानी से ओवरी तक नहीं पहुंच पाती है, और ये सबसे एक्टिव प्रकार की स्टाइल होती है। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव टाइप की स्टाइल होती है। इस स्टाइल में विशिष्ट प्रकार के टिश्यूज जैसे कि ट्रांसमिटिंग टिश्यूज के द्वारा ये स्टाइल अवरुद्ध होती है, जिससे कि आसानी से पोलन ट्यूब को मार्ग प्रदान नहीं होता है। तब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी कि जो ये ट्रांसमिटिंग टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उनमें उपस्थित अंतरकोशिकीय अवकाश में से होती हुई यह ओवरी तक पहुंचने का कार्य करती है। तो क्लोज्ड स्टाइल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पूरी तरह क्लोज्ड होंगी। किसके द्वारा? ये विशिष्ट प्रकार के टिश्यूज जिन्हें बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यूज द्वारा कंप्लीटली अवरुद्ध होती है, जिसके और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव टाइप की स्टाइल होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ट्रांसमिटिंग टिश्यूज की सेल्स के बीच में उपस्थित अंतरकोशिकीय स्थानों में से मार्ग बनाती हुई ओवरी तक आकर पहुंचती है। और इसका एग्जाम्पल है मोस्टली डाइकोट्स, जिनमें है गॉसिपियम मीन्स कपास आदि। फिर आता है आपके फोर्थ स्टेप, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवरी। मीन्स ओवरी के अंदर पोलन ट्यूब का प्रवेश किस प्रकार से होगा। तो आपके फोर्थ जो पॉइंट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवरी। तो स्टिग्मा से अंकुरित हुई या स्टिग्मा पर अंकुरित हुई पोलन ट्यूब वृद्धि करते हुए स्टाइल से होकर गुजरती है या स्टाइल के उत्तकों से होकर गुजरती है, और स्टाइल के उत्तकों से गुजरने के बाद में वह ओवरी तक आकर पहुंचती है। तो ये जो पोलन ट्यूब होती है वो विभिन्न प्रकार से ओवरी के अंदर प्रवेश करती है। तो जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो उनमें पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। तो स्टिग्मा से पोलन ट्यूब कहाँ आएगी? उत्तकों से गुजरती हुई, विभिन्न टाइप से उत्तकों से गुजरती हुई वो ओवरी तक पहुँचती है। ठीक है, ओवरी के बाद में वो एम्ब्रियो सेक तक पहुँचेगी। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसका जो प्रवेश होता है उस ओवरी में वो कई प्रकार से होता है। जैसे कि यह तीन टाइप से पोलन ट्यूब का
ओवरी में प्रवेश होता है। तो 3 टाइप कौन कौन से हो गए? फर्स्ट है पोरोगेमी, सेकंड है चेलिज़ोगेमी और थर्ड है मीज़ोगेमी। तो पोरोगेमी, चेलिज़ोगेमी एंड मीज़ोगेमी, तो 3 तरह से पोलन ट्यूब ओवरी में प्रवेश करती है। तो फर्स्ट है पोरोगेमी। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कंसिडर करो, ये है एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये है इसका माइक्रोपाइल साइड। तो पोरोगेमी, पोर मीन्स छिद्र, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पोरोगेमी मीन्स छिद्र से होके गुजरेगी। तो इस प्रकार में क्या होता है कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर साइड से ओवरी में प्रवेश करती है। क्या होगा? पोरोगेमी इस प्रकार के ओव्यूल्स में या ओवरी में पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर साइड से या बीजांड द्वारीय साइड से पोलन ट्यूब प्रवेश करती है। तो पोरोगेमी में क्या होगा कि ओवरी में पोलन ट्यूब का प्रवेश माइक्रोपाइलर साइड से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में माइक्रोपाइल साइड, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? मोस्टली एंजियोस्पर्म, ठीक है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ओवरी में पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल साइड से ही प्रवेश करती है। फिर सेकंड है आपके चेलिज़ोगेमी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी में चेलिज़ल साइड से प्रवेश करती है। चेलिज़ोगेमी में क्या होगा कि पोलन ट्यूब का ओवरी में प्रवेश चेलिज़ल साइड या निभागीय तरफ से होता है। चेलिज़ल साइड ये होती है माइक्रोपाइलर साइड, ये होती है चेलिज़ल साइड। तो जो पोलन ट्यूब होती है उसका प्रवेश किस तरह से होगा? चेलिज़ल साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ चेलिज़ल साइड। और ये सबसे पहले किसमें देखने को मिली थी? कैज़ुराइना में। फिर है आपके मीज़ोगेमी। मीज़ोगेमी में क्या होता है कि ये जो माइक्रोपाइल, ये जो पोलन ट्यूब होती है वो ना तो चेलिज़ल साइड से प्रवेश करती है ना ही माइक्रोपाइलर साइड से प्रवेश करती है। ये ओव्यूल के या ओवरी के पार्श्व भागों, मीन्स पार्श्व भाग कौन कौन से हो गए इसमें? इंटेग्यूमेंट्स, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। तो मीज़ोगेमी में ओवरी के अंदर पोलन ट्यूब का प्रवेश पार्श्वीय तरफ से होता है या लेटरल साइड से होता है। और लेटरल साइड्स कौन सी हो गई यहाँ पे? इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा। तो या तो ये इनर इंटेग्यूमेंट्स और आउटर इंटेग्यूमेंट से होके गुजरेगी या फ्यूनिक्युलर साइड से होके गुजरेगी। तो मोस्टली यहाँ पे आएगा इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू। तो पोरोगेमी तो माइक्रोपाइलर साइड से पोलन ट्यूब प्रवेश करेगी, चेलिज़ोगेमी में चेलिज़ल साइड से, और मीज़ोगेमी में पार्श्वीय तरफ से या इंटेग्यूमेंट साइड से वो उसमें प्रवेश करेगी। और इस तरह आपके 4 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट 2 स्टेप है वो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।